10 नवंबर साल 2025 की वो तारीख थी जब अचानक से 6:55 के आसपास दिल्ली के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि यहाँ पे एक धमाका हुआ है और जल्द से जल्द आप लोग आ जाइए, नहीं तो आग पूरे इलाके में फैल जाएगी। अब जैसे ही ये फ़ोन आता है, फ़ौरन जो फायर कर्मचारी थे वहाँ से भागते हैं, अपने गाड़ियों में पानी लोड करते हैं और मौके पे पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद उन्होंने जो कुछ देखा, उसको देखने के बाद उनके भी कलेजे फट गए, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ पिघली पड़ी थी, कई लोग मरे पड़े थे और आलम ऐसा था जैसा लग रहा था कि कोई बम ब्लास्ट हुआ। शुरुआत में ये खबर लोगों ने इग्नोर की, उनको लगा कि कोई छोटी मोटी घटना है, लेकिन जैसे जैसे रात चढ़ी वैसे वैसे ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जब पूरे देश समेत पूरी दुनिया में फैलती है, तब पता चलता है कि दिल्ली के अंदर एक कार में ब्लास्ट हुआ है और साथ ही इसी के चंद घंटे पहले ही पूरे देश में लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ाया। जब ये खबर पूरी दुनिया के सामने आई, तब कुछ लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि जो सरकार ये दावा करती थी कि आज देश सुरक्षित हाथों में है, जो सरकार ये दावा करती थी कि आज कोई माई का लाल भारत देश को आंख नहीं उठा के देख सकता, आज उसी सरकार के अंदर दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हो गया और 3000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट हमारे देश में कैसे आ गया, और अगर आ ही गया है तो इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा उन 10 लोगों के परिवार वालों को जो इस हादसे में मारे गए? जवाब कौन देगा जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है? वो लोग कहाँ थे? जवाब कौन देगा आम जनता के सवालों को? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को, और हम अपने चैनल के माध्यम से समाज में घट रही एक ऐसी घटना को डेली आपके सामने लाते हैं जो देखने में बड़ी वाजिब होती है। लोग सवाल पूछने से कतराते हैं, लोग सवाल पूछने से डरते हैं, और उन्हीं सवालों को हम लोग के सामने ला के रखते हैं ताकि कोई भी सवाल सरकार से अछूता न रह जाए। तो अगर आप हमारी इस मिशन में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर लें। दरअसल जिस घटना के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये घटना कोई आपसे अनजानी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस घटना के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन क्या कुछ हुआ, अगर उस चीज को आप जानेंगे तब आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या महज दिल्ली में हुआ ब्लास्ट एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। दरअसल 20 से 25 दिन पहले की बात है। जम्मू कश्मीर में एक जगह लगती है अनंतनाग, और इसी अनंतनाग में अचानक से जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में पोस्टर लगाए जाते हैं। जैसे ही पोस्टर लगाए जाते हैं, इसी के जस्ट बाद पुलिस को इत्तला होती है। पुलिस वाले फौरन हरकत में आते हैं। हरकत में आने के बाद सबसे पहले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अब पुलिस वाले जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं और सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं, तब पता चलता है कि एक शख्स जिसका नाम आदिल अहमद है, वो इस घटना का मास्टरमाइंड है। फौरन पुलिस की टीम आदिल अहमद के पास उसके गांव में जाती है। जाने के बाद आदिल अहमद को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उसके लॉकर को खोलती है, तब वहां से कई सारी आधुनिक राइफलें, पिस्टल, वो भी 9mm की, जिंदा कारतूस, और उसके साथ कई ऐसे एक्सप्लोजिव चीजें मिली जिनका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में किया जाता है। अब जैसे ही आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया, पुलिस वाले राहत की सांस ले ही रहे थे और साथ ही इससे पूछताछ कर ही रहे थे। इसी दौरान आदिल अहमद ने एक नया नाम लिया और वो नाम था मुजम्मिल शकील का। जब मुजम्मिल शकील का नाम निकल के सामने आया, इसी के बाद जम्मू और कश्मीर की जो पुलिस है उसने जब आदिल अहमद से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा, तब पता चला कि ये तो हरियाणा में मिलेगा। पुलिस वाले परेशान हुए। उनके जहन में एक सवाल आया कि जम्मू कश्मीर का तार हरियाणा से कैसे जुड़ रहा। अब जम्मू कश्मीर की पुलिस हरियाणा जाती है। जाने के बाद वहाँ पे फरीदाबाद एक जगह है, वहाँ पे हरियाणा की पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन चलाने के बाद धौज गांव एक जगह है, वहाँ पे किराए का कमरा था, उस पर दबिश डालती है। और उस पर जब दबिश डालती है तो वहाँ से तो लगभग 360 किलोग्राम के आसपास अमोनियम नाइट्रेट बरामद करती है। AK-47 भी बरामद करने की खबरें निकल के सामने आई। जिंदा कारतूस मिली, बरेटा 9mm की पिस्टल मिली, और तमाम वो चीज़ें जो एक बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीज़ें उस खास जगह से, उस खास कमरे से मिली। इसके बाद पुलिस और एक्टिव हुई, उसने जांच पड़ताल की। तब इस घटना के तार सीधे गुजरात से जुड़े। गुजरात में भी 3 लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने। इसके बाद और जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस घटना का तार उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी जुड़ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की लखनऊ में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था शाहीन साइद, और ये अपनी कार में AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों को लेकर घूम रही थी, और ये मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड भी थी। अब आप सोच के देखिए कि एक तार जो जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुआ,
जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हुआ ये तार सीधा पहुंच जाता है हरियाणा, हरियाणा से फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर आता है। चूंकि जिस आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया वो आदिल अहमद इसी सहारनपुर में रह के टीचिंग का काम किया करता था। ये एक MBBS स्टूडेंट था, एक डॉक्टर था। साथ ही जिस मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया वो भी एक डॉक्टर है, और साथ ही जिस शाहीन साहिद को गिरफ्तार किया गया वो महिला भी एक डॉक्टर है। यानी ये लोग बाकायदा पढ़े लिखे थे, बाकायदा अच्छे मेडिकल कॉलेज में तैनात थे, अच्छी जगहों पे इनकी पोस्टिंग थी। इसके बावजूद भी ये आतंकवाद को सपोर्ट करते थे, आतंकवाद को पालते थे, पोसते थे, जैसे मोहम्मद को फॉलो करते थे। इनके पास एक्सप्लोजिव डिवाइसेस मिली, साथ ही इनके पास अमोनियम नाइट्रेट मिले, और वो तमाम चीज़ें मिली जो किसी देश को, किसी गाँव को, किसी कस्बे को दहलाने के लिए आवश्यकता से अधिक 3000 किलोग्राम के आसपास अमोनियम नाइट्रेट इन तमाम लोगों के आसपास मिला। लगभग 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस वालों को लगा कि उन्होंने इस पूरे सिंडिकेट को, इस पूरे गिरोह को पकड़ लिया है, इस पूरे घटनाक्रम को अब खोल के रख दिया है, कोई हादसा नहीं होगा। इसी दौरान दिल्ली में जो लाल किला है, इसी के बाद एक जगह लगती है सुभाष मार्ग, और इसी सुभाष मार्ग में ट्रैफिक सिग्नल के पास एक I-20 कार में ब्लास्ट होता है। I-20 कार में ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में I-20 कार में बैठे 3 लोग मौके पे ही मारे जाते हैं, उनके तो चीथड़े उड़ गए। इसके बाद आसपास जो लोग थे उनको भी बचाया नहीं जा सका। लगभग 10 लोगों के मारे जाने की खबर आधिकारिक तौर पे आ रही है। साथ ही जो 40 लोग उसकी जद में आए वो इंजर्ड हो गए। कई सारी गाड़ियां एकदम पिघल के रह गई, कई सारे मकान दहल के रह गए। जो वहाँ पे लैंप पोस्ट लगे थे वो जर्जर होके गिर गए, पिघल गए। क्या मंजर था, आप उसका एक बार वीडियो देख लीजिए। ये लाल किला में ब्लास्ट इतना भयानक मंजर था कि मौके पे फिर फॉरेंसिक की टीमें आती हैं। गृह मंत्री को भाग के अस्पताल जाना पड़ा जहां पे घायलों का इलाज करवाया जा रहा था। प्रधानमंत्री को गृह मंत्री से बातचीत करनी पड़ी। क्या सत्ता पक्ष हो, क्या विपक्ष हो, सबको एक पोस्ट करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि हमारे देश में जो घटना हुई है आज उसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। अगर ये आतंकवादी घटना है तो इसकी जाँच पड़ताल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जो लोग मारे गए हैं उनकी मौत की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि किसकी गलती की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। अब अभी ये पूरी घटना सवालों के घेरे में घिरी हुई है कि क्या ये आतंकवादी घटना है या फिर नहीं है, क्या इसमें कोई आतंकवादी संगठन संलिप्त है या फिर महज एक CNG ब्लास्ट है। ये तमाम चीज़ें अभी जांच के दायरे में है। लेकिन असली सवाल जो है, जिस सवाल को गायब कर दिया गया है, असली सवाल ये कि ये 5-6 लोग जो गिरफ्तार हुए, इनके पास जो एक्सप्लोजिव डिवाइस मिला है, जिनके पास ये अमोनियम नाइट्रेट मिला है 360 किलोग्राम तो अकेले इस हरियाणा में मिला है, आखिर उसको लाया कहाँ से गया। जब पुलवामा अटैक के बारे में सवाल पूछा जाता है तब सरकार खामोश हो जाती है कि उतना RDX कहाँ से आया। लेकिन आज तो 3000 किलोग्राम के आसपास जम्मू कश्मीर से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके इधर हरियाणा तक एक एक्सप्लोजिव चीज़ टहलती रही, AK-47 टहलती रही। क्या हमारे देश के जो इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं, क्या हमारे देश के वो लोग जो लाखों करोड़ों की सैलरी लेके बस उनके पास एक ही काम होता है कि अपने मुखबिरी को एक्टिव रखें ताकि देश के खिलाफ कोई कदम ना उठा सके, देश में कोई आतंकवादी घटना ना हो सके, कोई देश को तोड़ने का, दहलाने का काम ना कर सके, वो लोग कहाँ थे। आज सरकार से भी सवाल है, आज ऐसी मानसिकता वाले जिहादियों से भी सवाल है, आज हम आम जनता से भी सवाल है कि क्या हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हम कानों में तेल डाल के सो जाएंगे। आज घटना हुई, 2 दिनों तक मीडिया में हम सुर्खियां बना के उसको देखेंगे, तीसरे दिन से हम अपनी रोजी रोटी और तमाम चीज़ों में व्यस्त हो जाएंगे। और अगर हम व्यस्त हो भी जाते हैं तो हमारी गलती नहीं है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं। कोई बीमार हो जाता है, किसी को खाने की भूख लग जाती है, किसी को घूमना है, किसी को स्कूल की फीस देनी है। एक आदमी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश में कोई चीज़ मुफ्त भी नहीं है। मुफ्त है तो ऐसे लोगों के लिए है जिनको आवश्यकता ही नहीं, जो असल में नीडी हैं, उनको वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। तो ऐसे हाल में जो चीज़ें इस देश में हो रही हैं उनका जवाब कौन देगा।
और ये जो 3000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट मिला है, उसकी जवाबदेही भी कौन तय करेगा? और दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ, इसकी सच्चाई के साथ जांच पड़ताल कौन करेगा? ये तमाम सवाल हैं जो मुझे लगा आज आपके सामने रखने चाहिए, तो मैंने रखे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा और ऐसी अपडेट आप डेली मुझसे चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मुहिम की जवाब कौन देगा में आप शामिल हो जाएं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।